नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड यानी JAL वो ग्रुप है जो एक समय पर यमुना एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स बना रहा था, F1 फॉर्मूला रेस ट्रैक बना रहा था, टिहरी डैम बना रहा था। वो आज दिवालिया हो चुका है और उसकी एक एक प्रॉपर्टी जितनी भी थी सब एक एक करके बेची जा रही है, उनकी बोली लगाई जा रही है और खरीदने वाला सिर्फ एक ही है, गौतम अडानी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT ने 17 मार्च 2026 को अडानी एंटरप्राइजेस की 14,535 करोड़ रुपए की बोली को मंजूर कर दिया है। लेकिन यहां बहुत बड़ा झोल है। दो बड़े बिडर्स हैं, एक तरफ है अडानी और दूसरी तरफ है वेदांता ग्रुप। अब वेदांता ने जो बोली लगाई थी, अडानी की बोली टोटल वैल्यू में उससे 3400 करोड़ रुपए कम थी। बावजूद इसके अडानी की बोली को मंजूर किया गया है। वेदांता ने इस फैसले को चैलेंज किया है, लेकिन जवाब जानते हैं आप क्या मिला है? एक होती है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी COC, जो ये तय करती है कि बोली किसकी मंजूर की जाएगी और किसकी नहीं। तो COC ने कह दिया है कि भाई फाइनल फैसला हमारे हाथ में है और हम जो बेहतर समझेंगे वही करेंगे। मतलब अब इन्हें ना कोर्ट का डर है ना इन्हें जनता का डर है। खुल्लम खुल्ला बात करके अडानी को अमीर किया जा रहा है। इस खेल को समझिए। अडानी को 15,000 करोड़ में क्या क्या दे दिया जा रहा है, इस बात को आप जानिए। गैस वैस का सिलेंडर तो मिलता रहेगा, मिलेगा तो। अभी तो लॉकडाउन जैसे हालत हो सकते हैं, लोगों की नौकरियां तक जा सकती हैं। वो सारे दुख हमारे एक तरफ हैं ही, लेकिन आप ये खेल भी समझिए कि JP के पास NCR में तकरीबन 4,000 एकड़ का भारी भरकम लैंड बैंक है, यानी कि ज़मीन है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा से लेकर के यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास भी बहुत सारी ज़मीनें हैं। इसमें JP ग्रीन्स जैसे दमदार प्रोजेक्ट्स हैं और JP इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी भी है, जो आने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक पास में मौजूद है। सारी ज़मीन अब अडानी की है। सिर्फ ज़मीन नहीं, होटल, कमर्शियल प्रॉपर्टीज और 6.5 मिलियन टन की सीमेंट कैपेसिटी भी अब इस कंपनी की जो थी वो अडानी की हो चुकी है। ये सब कुछ अडानी एंटरप्राइजेस का होने जा रहा है। जा क्या रहा है, हो गया है। अब नॉर्थ इंडिया के रियल एस्टेट के बाजार में अडानी की तूती बोला करेगी। NCR में बड़ी बड़ी जमीनों का कंट्रोल, इंस्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, सब कुछ अडानी का हो जाएगा। कोविड के बाद से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ज़मीन के दाम 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तेज़ी से बढ़े थे, क्योंकि डिमांड भी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। लोग दिल्ली से निकल करके नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। मेट्रोज भी वहाँ आ रही थी। ख़ास करके नोएडा एयरपोर्ट के आने के बाद दाम आसमान छू रहे थे। अब वहाँ कौड़ियों के भाव अडानी को रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। होटल से लेकर के बड़ी बड़ी संपत्तियाँ, बड़ी बड़े सीमेंट की फैक्ट्रियाँ। अब पूरा मामला अच्छे से समझिए। जयप्रकाश एसोसिएट्स LTD यानी कि JAL एक पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर हज़ारों एकड़ ज़मीन रखती थी। इनकी 6.5 मिलियन टन की सीमेंट फैक्ट्री भी थी, लेकिन कंपनी पर भारी कर्ज बढ़ता जा रहा था। देखते देखते कर्ज पहुंच गया 57,000 करोड़ रुपए के पार। जब कर्ज चुकाने की क्षमता खत्म हो गई तो कंपनी को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC 2016 के तहत कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस CIRP में डाल दिया गया। IBC सरकार का कानून है जो 2016 में बना। कहता है कि अगर कोई कंपनी कर्ज में डूब जाए तो उसे तुरंत दिवालिया घोषित कर दो और दिवालिया प्रक्रिया में डाल दो। इसका मकसद ये था कि कंपनी को जल्दी नया मालिक मिल जाएगा, पुराना कर्ज साफ हो जाएगा और अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमारी GDP लगातार वही बनी रहेगी। अब CIRP में क्या होता है? कंपनी के क्रेडिटर्स यानी कर्ज देने वाले लोग एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बना लेते हैं। इस COC में सबसे ज्यादा वोट उन लेंडर्स को मिलता है जिन्होंने कंपनी को सिक्योर्ड लोन दिया होता है, जैसे बैंक्स या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ गिरवी रख करके उस कंपनी को पैसा दिया था, लोन दिया था। तो इसीलिए COC पावरफुल है क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है। वही तय करता है कि कंपनी को कौन खरीदेगा। दिवालिया होने के बाद बिड्स मंगवाई जाती हैं। जो सबसे अच्छी बिड लगाए उसी को रेजोल्यूशन प्लान मंजूर कर दिया जाता है और इसी COC ने तय किया कि अडानी के प्लान को मंजूरी दे दी जाए। कैसे किया, ये कहानी है, सुनिए। COC ने अडानी को 89 से 93% वोट दे दिए। क्यों? कौन लोग थे COC में? वो जिन्होंने बड़े बड़े लोन दिए थे JP को। अब इन लोन देने वालों को भी इनका पैसा वापस दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ कितना दिया जाएगा? 24% रिकवरी ही इनको मिलेगी। कैसे? रेजोल्यूशन प्लान के मुताबिक अडानी की बोली करीब 14,543 करोड़ रुपए की है। इसमें से केपेक्स और वर्किंग कैपिटल के लिए एक्स्ट्रा 800 करोड़ रुपए जोड़ दिए जाएं तो कुल मिलाकर के जो प्लान वैल्यू है वो लगभग 15,343 करोड़ रुपए हो जाती है। और कंपनी पर टोटल एडमिटेड
क्लेम्स कितने हैं? 60,637 करोड़ रुपए के। इस हिसाब से जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने लोन दिया था उनको सिर्फ 24% के आसपास उनकी रिकवरी हो जाएगी। सबसे बड़ा लोन देने वाला कौन था क्रेडिटर? NARCL। ध्यान से सुनिए, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये सरकार की ही बैक्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है और अडानी प्लान का सबसे बड़ा सपोर्टर भी बिडिंग अप्रूवल में यही था। यानी कि जो COC था उसमें जो सबसे बड़ा खेल खेलने वाला था वो यही कंपनी थी जो सरकार द्वारा बैक्ड है। अब आते हैं इक्विटी और शेयर होल्डर्स पर। इक्विटी का मतलब है कंपनी के शेयर। जो लोग शेयर खरीदते हैं उनमें रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आम छोटे लोग होते हैं, जैसे हम और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े बड़े फंड वाले लोग, और प्रमोटर्स होते हैं जो कंपनी के मालिक माने जाते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जब अडानी एंटरप्राइजेस की 14,535 करोड़ रुपए की रेजुलेशन प्लान को मंजूरी दी थी तो प्लान में अडानी जी ने एक बात लिखी थी, अडानी की कंपनी ने एक बात लिखी थी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नील कंसिडरेशन मिलेगा। इस बात का मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये था कि सारे पुराने शेयर कैंसिल और एक्सटिंग्विश कर दिए जाएंगे। यानी हम और आप जैसे आम लोगों ने जो पैसा शेयर मार्केट के जरिए इस कंपनी में लगा रखा था उसका मार्केट कैप कितना था? 404 करोड़ रुपए। वो अब किसी को वापस नहीं दिया जाएगा। ये 6,45,466 पब्लिक शेयर होल्डर्स का पैसा था, हमारे और आप जैसे लोगों का। इसमें कोई रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी होगा जिसने पेंशन की रकम लगाई होगी, कोई मिडिल क्लास फैमिली होगी जिसने बच्चों की शादी या पढ़ाई के लिए सेविंग्स अपनी तैयार कर रखी होंगी। कुल मिलाकर दिवालिया IBC ऐसा कानून है जिसमें अडानी जैसे लोगों का ध्यान रखा गया है और हम और आप जैसे लोग, हम जैसे आम लोगों की छोटी छोटी रकम जो हमने मेहनत से अपना खून पसीना बहा करके एक एक करके जोड़ी थी अपनी कमाई, उसका कोई ध्यान नहीं रखा गया है। यानी हमारा 404 करोड़ हमको नहीं मिलेगा, हमारा और आपका तो पैसा डूब ही गया। अब अडानी को क्या मिल रहा है ये भी जानते हैं। अडानी को कुल 15,343 करोड़ में JP की 4,000 एकड़ प्राइम जमीन मिल रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट के आसपास की सारी जमीन। और इन जमीनों के आप अगर सर्कल रेट पता करने जाएंगे ना तो यही जमीन 32,000 से 40,000 करोड़ की वैल्यू की निकलेगी। सर्कल रेट वो होता है जो सरकार किसी ज़मीन का तय कर देती है, लेकिन आप उस ज़मीन के मालिक से जब ज़मीन खरीदने जाते हैं तो वो सर्कल रेट पे आपको नहीं देता, सर्कल रेट से 3 गुना, कम से कम 3 गुना ज़्यादा पैसे पे आपको देता है वो, जिसे मार्केट रेट कहा जाता है। अब जिसकी सर्कल रेट ही 40,000 करोड़ हो उसका 3 गुना मार्केट रेट कितना होगा? 1.25 लाख करोड़। यानी कि 1.25 लाख करोड़ की जमीन कितने में मिल गई? 15,000 करोड़ में। अब आते हैं वेदांता ग्रुप पर। वो भी एक बिडर था, उसकी बिड 3400 करोड़ रुपए ज्यादा थी अडानी से, लेकिन उसे प्लान नहीं दिया गया। वेदांता ने प्रोसीजरल अनफेयरनेस का आरोप भी लगाया है। कैसे? JAL पर जब 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया तो बैंक्स ने, जो क्रेडिटर्स थे, उन्होंने अपना सारा कर्ज NARCL को सौंप दिया कि भाई अब तुम ही हो जो भी हो। इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि NARCL के पास कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में 86% वोटिंग पावर आ गया। राजा वो था, मतलब अब फैसला NARCL के हाथ में था और ये गवर्नमेंट बैक्ड भी है। तो NARCL ने अडानी एंटरप्राइजेस को मंजूरी दे दी, उसका जो रेजोल्यूशन प्लान था उसको समर्थन दे दिया। अडानी को कितने वोट मिले? 93.8%। और किसकी वजह से? COC की वजह से। COC में कौन था? गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी थी। वेदांता ने अपना ऑफर रिवाइज करके दोबारा से दिया, लेकिन उन्हें अपना प्रपोजल तक क्लैरिफाई करने का मौका नहीं दिया गया। COC कह रहा है कि वेदांता का लेट स्टेज रिवीजन मान लिया जाता अगर तो पूरा बिडिंग प्रोसेस फिर से खोलना पड़ता, सारे बिडर्स को नया ऑफर देने का मौका देना पड़ता, जो इंसॉल्वेंसी टाइमलाइन के अंदर मुमकिन नहीं था। ठीक है, बहाने तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए उन्होंने वेदांता के ऑफर को ठुकरा दिया है, ये उनका कहना है। वहीं अडानी ग्रुप ने JAL को हड़पने के बाद अपने सारे एसेट्स को अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स में बांट कर रखने का प्लान बना लिया है। आगे का पूरा प्लान तैयार है कैसे नॉर्थ इंडिया पर कब्जा बनाए रखना है। JP की पावर एसेट्स को अडानी पावर कंपनी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मतलब सारी पावर जनरेशन एक ही हाथ में आ जाएगी, अडानी जी के। हॉस्पिटैलिटी पोर्टफोलियो यानी होटल वाली बिजनेस और दिल्ली NCR रीजन की भारी भरकम लैंड बैंक को अडानी रियल्टी के पास रखा जाएगा। अडानी रियल्टी वो कंपनी है जो सीधे प्रमोटर्स फैमिली के कंट्रोल में है, यानी कि मालिकों के हाथ में होती है। इस डील के बाद अडानी रियल्टी NCR रीजन की सबसे बड़ी लैंड बैंक ओनर्स में से एक बन जाएगी।
साथ ही ग्रुप का हॉस्पिटैलिटी बिजनेस भी अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, कोई उनका मुकाबला अब कर ही नहीं पाएगा, कम से कम नॉर्थ इंडिया में। गुजरात का तो आप जानते ही हैं। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। ये एक्विजिशन ठीक उसी समय हो रहा है जब अडानी ग्रुप पूरे देश में अपने होटल बिजनेस को तेजी से बढ़ाने का ऐलान कर चुका है, खास करके एयरपोर्ट हब्स के आसपास। यानी कि जैसे वो ऐलान करते हैं, सारी जमीन उनको मिलना शुरू हो जाती हैं। और आखिरकार जेएएल को खरीदने के बाद अडानी को जेपी होटल्स की रेडी ओनरशिप भी मिल रही है। तो जेपी दिवालिया हो चुका है। अब वो कैसे दिवालिया हुआ, इसकी भी एक कहानी है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए, 2 मिनट की बात है, रुक जाइए। 1958 में जयप्रकाश गौर एक सिविल इंजीनियर थे। छोटे मोटे ठेकेदारी के काम से उन्होंने शुरुआत की। 1979 में उन्होंने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की औपचारिक स्थापना की। धीरे धीरे ये कंपनी बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट्स जैसे टिहरी डैम और सरदार सरोवर डैम में काम करके नाम कमाने लगी। 2000 आते आते 2000 के दशक में जेपी ग्रुप सीमेंट व्यवसाय में भारत का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी बन गया। हाइड्रो और थर्मल पावर प्लांट्स लगाए गए। रियल एस्टेट में जेपी ग्रीन्स और जेपी विश टाउन जैसे लग्जरी प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए गए। यमुना एक्सप्रेस भी बनाया जो एनसीआर को एक नया रूप दे गया। और यहाँ तक कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट बनाकर के 2011 और 2013 में फॉर्मूला 1 रेस भी उन्होंने होस्ट की थी। लेकिन ये सब कुछ वो कर कैसे पा रहे थे? ये सब कुछ वो कर पा रहे थे कर्ज के सहारे। पूरा काम कर्ज में चल रहा था। 2009 में ग्रुप का कुल कर्ज करीब 11,000 करोड़ था। 2015-16 तक 75,000 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गया। और इस आक्रामक विस्तार की वजह से एक साथ कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा था, लेकिन कैश फ्लो मजबूत नहीं था। जेपी विश टाउन जैसे प्रोजेक्ट्स में हजारों होम बायर्स ने पैसे दिए, लेकिन घरों की पोजीशन उनको सालों साल तक नहीं मिली। आरोप लगे कि होम बायर्स के पैसे को यमुना एक्सप्रेसवे और अन्य प्रोजेक्ट्स में डाइवर्ट कर दिया गया है। कर्ज चुकाने के लिए कंपनी ने सीमेंट प्लांट्स एक एक करके बेचना शुरू किए। अल्ट्राटेक था वो भी बेच दिया, श्री सीमेंट था वो भी बेच दिया, जेएसडब्ल्यू बेच दिया, डालमिया, ये सब कुछ बेचा जा रहा था। इन सबको हजारों करोड़ में बेच दिया गया। लेकिन फिर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जेपी को 12 से 26 बड़े डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल कर दिया। यहीं से शुरू हुआ पतन। अभी पतन कैसे हुआ? पहला बड़ा झटका सब्सिडियरी कंपनी जेपी इंफ्राटेक जेआईएल को लगा। अब मुख्य कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स की बारी आई। 2018 में आईसीआईसीआई बैंक ने एनसीएएलटी में इंसॉल्वेंसी पिटीशन दाखिल कर दी। भैया ये कंपनी अब हो चुकी है दिवालिया, हमको हमारा पैसा चाहिए। कंपनी ने रिस्ट्रक्चरिंग और एसेट सेल की कई कोशिशें की, लेकिन असफल रही। 2022 में एसबीआई भी इसमें शामिल हो गया। 3 जून 2024 को इलाहाबाद बेंच की एनसीएएलटी ने आईएसआईएसआई की बैंक की याचिका स्वीकार कर लिया आखिरकार कि आप ठीक कह रहे हैं, ये हो गया दिवालिया। उस समय कुल क्लेम करीबन 57,185 करोड़ रुपए था, जिसमें 22 लैंडर्स शामिल थे और एनएआरसीएल सबसे बड़ा क्रेडिटर था। अब जब इसकी बिकने की बारी आई तो एनसीएलटी ने साफ कहा कि कंपनी को एक यूनिट के रूप में ही बेचेंगे। अलग अलग बिजनेस हैं उसके, तो हम अलग अलग बिजनेस करके नहीं बेचेंगे। जयप्रकाश समेत सभी प्रमोटर्स पर ईडी की जांच भी हुई और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। फिलहाल ये सब कुछ इतना बड़ा एम्पायर अडानी की जेब में पहुंच चुका है। और आपको गैस सिलेंडर मिला कि नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताना। जानना है, पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया।